अध्याय 7। पत्र जो आपके लिए आए हैं, लेडी फ्लोएन। मैं बैठ गई। वे उम्मीद के मुताबिक आए थे। हालांकि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खंडहर में थी, लेकिन ये मेरे पिता की श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं थी, जो एक जीवित नायक थे। कृपया उन्हें यहाँ लाओ। मैरीलीन ने चांदी की ट्रे में ढेर सारे पत्रों का ढेर लेकर आई। ये यहाँ हैं। मैं एक एक करके पत्रों को स्कैन करती गई, हर बार हंसने की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ रही। हालांकि दर्जनों पत्र थे, लेकिन एक भी सच्चा नहीं था। ये ऐसा है जैसे वे मुझसे कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ जिया है। हालांकि इससे मेरे मुंह में कड़वाहट आ गई, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। मैं ही एकमात्र दोषी हूँ। अतीत में मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी मिखाइल का प्यार जीतने की कोशिश में। जबकि मैं अक्सर उन लोगों पर हल्ला बोलती थी जो मेरा अपमान करते थे, मैंने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। नतीजतन मैं अकेला रह गया। इसके अलावा मुझे और कोई दोषी नहीं था। क्या आप इन्हें हटाना चाहती हैं, लेडी फ्लोएन? अचानक मैंने मैरीलीन को बोलते सुना और मैंने उसे देखा। चूंकि मैं पत्रों को स्कैन करना समाप्त कर चुकी थी, उसने शायद सोचा था कि मैं उन्हें दूर रखना चाहती हूँ। नहीं, मैं उन सभी का खुद जवाब दूंगी। क्या आप निश्चित हैं? आप इन पत्रों का जवाब देना चाहते हैं? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैं उसके सवाल पर हंस पड़ा। हाँ, मुझे यकीन है। उन्होंने उन्हें मेरी चिंता के लिए भेजा है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका जवाब देना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता था कि इन लोगों ने मुझे इसलिए पत्र नहीं भेजे क्योंकि वे मेरे बारे में चिंतित थे। हालांकि ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था, जैसा कि मैं आमतौर पर करता था। कई रईस मुझे अनदेखा करने के लिए नाराज हैं। मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं अब उस तरह का व्यक्ति नहीं रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पहले कितनी बुरी तरह माना जाता था। अगर मैंने उन्हें एक बेहतर इंसान में अपने सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन को दिखाया, तो लोग मेरे बारे में अपनी राय बदल देंगे। इन पत्रों का उत्तर लिखना मेरी योजना का एक हिस्सा था, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू भी करता, एक बाधा सामने आ गई। मुझे क्या लिखना चाहिए? चूंकि मुझे अन्य लोगों के जीवन में बहुत कम दिलचस्पी थी, इसलिए मुझे उनकी पसंद के बारे में पता नहीं था। अकेले पत्राचार करने का तरीका बताएं। मैं किसी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता कि उनकी तारीफ कर सकूं। जब मैंने मैरीलीन की ओर देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैरीलीन ने इस पूरे समय इन पत्रों का जवाब दिया होगा। जब कोई नौकरानी के बारे में सोचता है तो वे आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो कपड़े धोता है या घर की सफाई करता है। लेकिन आम नौकरानियों के व पे छोटी ई की मात्रा प, र पे बड़ी ई की मात्रा ट, दासियों से अच्छी बोलने का कौशल और सामाजिक मामलों का ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती थी। क्योंकि उन्हें अभिजात वर्ग की सहायता करने का काम सौंपा गया था, वे आमतौर पर गिरे हुए कुलीन परिवारों या मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे जो शिक्षा का खर्च उठा सकते थे। दूसरे शब्दों में, मैरीलीन मेरी सचिव की तरह थी। मैरीलीन, मेरा एक अनुरोध है। कृपया बताएं, क्या आप मुझे इन पत्रों का उत्तर देने में मदद कर सकती हैं? मैरीलीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और एक हतप्रभ भाव के साथ मेरी ओर देखा। यह स्वाभाविक था, क्योंकि मैंने अतीत में कभी उसकी मदद नहीं मांगी थी। खैर, मैं अब वो मूर्खतापूर्ण अभिमानी लड़की नहीं रही। मैंने मैरीलीन को देखा और कहा, मुझे बस उन परिवारों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है जिनके साथ हम आमतौर पर बातचीत करते हैं। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उसके अनुपालन पर मुस्कुराया और जवाब दिया, धन्यवाद। आपकी मदद पाकर अच्छा लगा। मेरे शब्दों पर मैरीलीन ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को ठीक करने से पहले मुझे थोड़ा अजीब तरह से देखा। फिर मैं तुम्हें कलम और कुछ कागज लाकर दूंगी। मैरीलीन एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ ड्यूक के कार्यालय के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। गृहस्वामिनी मैडम पेरेज ने उसकी ओर देखा और घोषणा की, यह वो लड़की है जो लेडी जुवेलियन की सेवा करती है, मास्टर। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। मैरीलीन ने घबराहट से गप किया और कमरे के अंदर कदम रखा। हालांकि उसके सामने का दृश्य उसके डर को प्रशंसा में बदल गया। ड्यूक एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसके चांदी के बाल एम्बर सूर्यास्त से लाल रंगे हुए थे। वह एक सुरम्य पेंटिंग जैसा लग रहा था। उसकी आवाज ने तुरंत मैरीलीन को वापस वास्तविकता में ला दिया। जुवेलियन ने आज क्या किया? वह एक किताब पढ़ने के बाद पत्रों का जवाब लिखती थी। मैरीलीन के हकलाने वाले जवाब ने उस आदमी के रुखे भाव को सूक्ष्म रूप से बदल दिया। उसने एक किताब पढ़ी। उसका आश्चर्यचकित भाव उतनी ही जल्दी चला गया जितना आया।
मैरिलीन ने ड्यूक की नीली आंखों की ओर देखा, जो उसे विशाल समुद्र की याद दिलाती थी, और खुद को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की। फिर उसने उससे एक और सवाल पूछा, किस तरह की किताब? इसका मुख्य विषय संपदा प्रबंधन के बारे में है। मैरिलीन के जवाब पर ड्यूक ने थोड़ा सा मुंह फुलाया। क्यों? यह पूछना उसके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि जुवेलियन ने पहले कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मैरिलीन को याद आया कि जब उसने किताब मांगी थी तो जुवेलियन ने क्या कहा था, अगर मैं मूल बातें भी नहीं जानती तो मैं अपने पिता के लिए परेशानी का सबब बनूंगी। उसने मुझसे कहा कि वो आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा कुछ क्यों पढ़ेगी। उसके स्वर में झुंझलाहट थी, लेकिन मैरिलीन महसूस कर सकती थी कि ये उस समय से काफी अलग था जब वो उससे बात करता था। मैरिलीन बिना सोचे समझे बोल पड़ी, शायद वो आपसे बात करना चाहती है। उसके शब्दों पर ड्यूक सख्त हो गया। मैरिलीन ने घबराहट से गप किया, क्या मैंने अभी कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह दी? उसी क्षण उसने उसे धीमी आवाज में बोलते सुना, उसे मुझसे बात करने के लिए ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अपने उदासीन स्वर के विपरीत वो मुस्कुरा रहा था। ये इतना चमकदार नज़ारा था कि मैरिलीन मदद नहीं कर सकी, लेकिन फिर से उसके चेहरे को खाली दिमाग से घूरती रही। मेरी बेटी की अच्छी देखभाल करो, उसने नरम आवाज में आदेश दिया। उसका उदासीन भाव फिर से उसके चेहरे पर छा गया, जैसे उसने पहले कभी मुस्कुराया भी नहीं था। जब से मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, 4 दिन बीत चुके हैं। उस दौरान मैंने पुस्तकालय से उधार ली गई सारी किताबें पढ़ लीं। मुझे अब एक नई किताब चाहिए। मैरिलीन कुछ काम करने के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए उसकी जगह सेला मेरे कमरे में थी। मैंने उसकी ओर देखा। क्या आपको कुछ चाहिए लेडी फ्लोएन? उसने पूछा। दुर्भाग्य से मैं सेला को किताबें लाने के लिए नहीं कह सकती थी। मैरिलीन के विपरीत, जिसे शिक्षा मिली थी, सेला केवल मूल शब्द ही पढ़ सकती थी। ये बेहतर होगा कि मैं खुद पुस्तकालय जाऊं। मैं नहीं चाहता था कि सेला को बुरा लगे अगर उसे पता चल जाए कि मैंने उसे पुस्तकालय में क्यों नहीं भेजा, इसलिए मैंने उसे कहीं और भेजने का फैसला किया। सेला, क्या तुम मुझे कुछ चॉकलेट कुकीज और चाय ला सकती हो? हाँ, बिल्कुल, मैं अभी वापस आती हूँ। जब वो चली गई तो मैंने दूसरी दासी से कहा कि मैं पुस्तकालय से किताबें ले रही हूँ और अपने कमरे से बाहर निकल गई। हर बार पढ़ने के लिए सही किताब ढूंढना काफी परेशानी का काम है। मैं विचारों में खोई हुई पुस्तकालय का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अचानक मैं ये देखकर हाँफ गई कि अंदर और कौन था। मेरे पिता। ओह पिताजी, जी सुबह बखैर। मैं आश्चर्य से हकला गई। हालांकि मैंने उनका अभिवादन किया, मुझे उनसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये सुबह नहीं बल्कि दोपहर है, वो मेरे आश्चर्य का जवाब देते हुए बोला। हालांकि उन्हें मेरी किसी बात में खोट मिली, जैसा कि उम्मीद थी, उनकी प्रतिक्रिया से आहत होने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये वास्तव में है, वो मेरी गलती थी। मैं शांत होकर सहमत हो गई, ये उम्मीद करते हुए कि ये हमारी बातचीत का अंत है। मैं किताबों की शेल्फ की ओर चला गया। ये संपदा प्रबंधन सिद्धांत है, उन्होंने कहा। मेरे पिता उस किताब को जला रहे थे जिसे मैं पकड़े हुए थी। उनके कठोर भाव ने उनके विचारों को दूर कर दिया। ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ क्यों पढ़ रही हूँ। मैंने जल्दी से किताब को वापस शेल्फ पर रख दिया। हाँ, मैं सिर्फ इस बारे में उत्सुक थी कि एक स्वामी के रूप में मेरे पिता किस तरह के कर्तव्य निभाते हैं। मेरे बहाने पर उनका चेहरा सख्त हो गया। आप इसके बारे में क्यों उत्सुक थीं? ओह, क्या होगा अगर उन्हें लगता है कि मैं लालची हो रही हूँ? मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे गलत समझें, इसलिए भौतिकवादी या महत्वाकांक्षी न लगने के लिए मैंने सूखे स्वर में जवाब दिया। मेरा कोई और इरादा नहीं था, मैं बस उत्सुक थी। हालांकि मैंने उन्हें नाराज करने से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तिरस्कार किया। मैं घबराहट से गप किया और कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, अब मैं जा रही हूँ। मैंने चुपके से बातचीत को खत्म कर दिया और पुस्तकालय छोड़ने की कोशिश की। जुवेलियन, एक ठंडी आवाज ने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं फिर से पीछे मुड़ गई। मेरे पिता मुझे एक कठोर चेहरे से घूर रहे थे। बैठ जाओ। क्या उनके पास मुझसे कुछ कहना है? जब मैंने अपने पिता के इरादों को जानने की कोशिश की तो मेरा सिर दर्द करने लगा था। एलन ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने दिमाग और शरीर को आराम दूं। हालांकि मैं फिर से बीमार पड़ने से डर रही थी, लेकिन मैं अपने पिता की बोझिल निगाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि मैं इससे बच नहीं सकती। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गई। नरम, फूली हुई गद्दी ने मेरे शरीर को आराम दिया, लेकिन मैं अभी भी इस बारे में किनारे पर थी कि उसे क्या कहना है।
जुवेलियन। हालांकि मैंने उनसे ध्यान से सुनने के लिए खुद को मजबूर किया, लेकिन मुझे उनके अगले पूछे गए शब्दों पर संदेह हुआ। क्या आप जानते हैं कि एक संपत्ति को बनाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? मुझे उनसे पूछताछ करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने बिना किसी चूक के तुरंत जवाब दिया। जमीन एक संपदा की नींव है, स्वामी व्यवस्था स्थापित करता है और उसकी रक्षा करता है, और लोग संसाधनों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तुमने अच्छा सीखा है। हाँ, चूंकि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। ये सोचकर कि बस यही कहना था, मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या मैं अपने कमरे में वापस जा सकती हूँ। तो क्या आप ये भी जानते हैं? हालांकि मेरे पिता की पॉप प्रश्नोत्तरी खत्म नहीं हुई थी। वो मुझसे सवाल पूछता रहा, जैसे ये जांचना हो कि मैंने किताब को अच्छी तरह से पढ़ा है। ये कब खत्म होगा? जब मैंने समय देखा तो मैंने देखा कि ये पहले से ही 3 बज चुका है, मेरे कमरे से निकलने के 2 घंटे बाद। मुझे आमतौर पर इसी समय के आसपास चाय का समय होता था। ओह, वे चॉकलेट कुकीज़ जो मैंने सेला को लाने के लिए कहा था। मैं इस बारे में सोच रही थी जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मेहमान आ गया है मास्टर। हमारे बटलर डेरिक के शब्दों पर मेरे पिता खड़े हो गए। क्या ये अंत में खत्म हो गया है? मैंने उन्हें अस्थायी राहत के साथ देखा। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। हालांकि मेरे पिता ने मेरी उम्मीदों को धता बताना जारी रखा और किताबों की शेल्फ के सामने चले गए। मैंने आहें भरने की इच्छा को दबा दिया। मास्टर, डेरिक ने फिर पुकारा। मेरे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब देने के बजाय किताब क्यों ढूंढ रहा है? इससे पहले कि जिज्ञासा मुझे निगलती रहे, वो मेरे पास उन 2 किताबों के साथ आया जो उसने अभी अभी निकाली थीं। इन्हें पढ़ो, उन्होंने मुझे सौंप दिया और पुस्तकालय छोड़ दिया। मैंने उनकी लंबी प्रोफाइल को कांपती आंखों से देखा, फिर उनके द्वारा दी गई पुस्तकों के शीर्षक की जांच की। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आप एक साधारण महिला को सैन्य रणनीति और युद्ध कला के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं पिता? कहानी समाप्त।